का फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छे से पूरा कर लिया है। जिन लोगों ने अगर वो चैप्टर नहीं देखा है तो प्लीज इसी चैनल को पीछे जाके दोबारा देखना और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे, आप लोगों को चैप्टर प्रोवाइड करते रहें। इसी के साथ हम लोग दूसरा चैप्टर डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोगों के बोर्ड की पेपर की डेट आ गई है और वो डेट है 20 Feb 2025। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है आप सब लोगों के लिए। और बोर्ड की एग्जामिनेशन डेट है साइंस के पेपर की। देखो ये कुछ भी मैटर नहीं करता है अब तक कि आप लोगों ने जो कुछ करा है नहीं करा है, कितने मार्क्स गेन करे हैं, कितने मार्क्स आए हैं हम लोगों के, कितने मार्क्स नहीं आए हैं, ये मैटर नहीं करता है। क्योंकि जो भी बच्चों को ये लगता है कि वो हाफ ईयरली में फेल हो गए हैं, कि कई बच्चों को ये लगता है यूनिट टेस्ट में खराब परफॉर्मेंस है, तो बेटा इस बात की चिंता बिल्कुल छोड़ दो। लेकिन अब जो परफॉर्मेंस देनी है आप लोगों को उसकी चिंता करो, क्योंकि ताउम्र तुम लोगों के पास टैग लग जाएगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन में इतने मार्क्स आए हैं। अभी यूनिट टेस्ट में चाहे फेल हो चाहे हाफ ईयरली में फेल हो, कुछ मैटर नहीं करता। हम लोगों के पास कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका स्टार्टिंग में परफॉर्मेंस कुछ नहीं रहा, और इवन लास्ट के 1-2 महीने में उनकी परफॉर्मेंस ऐसी रहते हैं जो क्लास के टॉपर बच्चों को भी कंपटीशन पूरा पूरा देते हैं। उन बच्चों के इवन मोर देन 80% मार्क्स आए हैं, और जो तैयारी कर ही रहा है उनके मोर देन 95% मार्क्स आए हैं। तो अब तक मैटर नहीं करता है कि आप लोगों ने करा है क्या नहीं करा। अगर बोर्ड के पेपर में अच्छे से परफॉर्मेंस देके अपना मार्क्स स्कोर करते हो तो आप लोगों के पीछे के सारे पाप धुल जाएंगे, चाहे जितने भी करे हो। लेकिन अब अपनी तैयारी को पीक पे ले जाने का टाइम आ गया है। आप लोगों के पास लिटरली 2 मंथ बचे हैं, जिसमें प्रैक्टिकल्स का टाइम आप लोगों को निकालना पड़ेगा। अपने आप को इस तरह से तैयार करो कि आप अपना दी बेस्ट दे सको। इसी चीज को आगे लेके हम लोग चलते हैं। हमारा सेकंड चैप्टर कौन सा है? एसिड बेस एंड सॉल्ट। एसिड बेस एंड सॉल्ट की अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है और स्कोरिंग चैप्टर है। तो देखो एसिड बेस एंड सॉल्ट्स में तुम लोगों को नाम से ही पता लग रहा होगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। किस तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट्स को? उनके टेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके नेचर के अकॉर्डिंग, उनकी कंपोजिशंस के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन बिटवीन एसिड एंड बेस, जिसे हमें हिंदी में क्या बोला जाता है? एसिड को हिंदी में बोला जाता है अम्ल और बेस को बोला जाता है क्षार। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एसिड बेस की अगर हम टेस्ट की बात करें, जिन लोगों को कुछ नहीं पता, हम जनरल बात करें कि एसिड लगता कैसा है। आप लोगों ने नींबू को चखते देखा होगा। एसिड कैसा रहता है? सोर इन टेस्ट, यानी खट्टा। नींबू को, टमाटर को हम लोग लेते हैं तो उन लोगों के अंदर, नींबू के अंदर कौन सी एसिड मिलती है? सिट्रिक एसिड। टमाटर के अंदर कौन सी एसिड मिलती है? ऑक्जेलिक एसिड। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया है कई बार, कौन सी एसिड किसे भी रिप्रेजेंट कर दिया है? तो नींबू के लिए सिट्रिक एसिड है। तुम्हारा टोमेटो का क्वेश्चन आया हुआ है, टोमेटो के अंदर कौन सी एसिड मिलती है? ऑक्जेलिक एसिड। तो हम बोल सकते हैं एसिड अगर टेस्ट वाइज देखा जाए तो एसिड का टेस्ट कैसा होगा? सोर इन टेस्ट। सोर इन टेस्ट। और बेस का टेस्ट कैसा होगा? बिटर इन टेस्ट, कड़वा। बिटर इन टेस्ट। बिल्कुल। अगर तुम लोगों को एग्जांपल देता हूं, कोई खराब अगर गलती से कभी लाइफ में बादाम खाया हो जो पहले से ही खराब है, और अगर गलती से वो खाया हुआ है और तुम्हारा टेस्ट में वो बहुत कड़वा सा लगे और मुंह में से बहुत दिनों तक वो टेस्ट जाएगा नहीं। अगर एसिड और बेस को केमिकली देखा जाए तो हम इनको टेस्ट कैसे करते हैं? हम इन लोगों को टेस्ट कर सकते हैं लिटमस पेपर टेस्ट। लिटमस पेपर टेस्ट कि किस तरह से हमें पता लगेगा कोई चीज एसिड है या बेस है। अगर हमारा लिटमस पेपर ब्लू से कन्वर्ट होता है किसमें? रेड में, तो इसका मतलब वो हमारे पास जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो हमारे पास क्या है? एसिड है, एसिडिक सॉल्यूशन है। अगर लिटमस पेपर टेस्ट में कोई लिटमस पेपर कन्वर्ट होता है रेड टू ब्लू, इट मींस वो सॉल्यूशन कैसा है? वो सॉल्यूशन है हमारा बेस। ये हमारे केमिकल टेस्ट हो गया। ये हमारा कैसा टेस्ट हो गया? ये हमारा
एक तरह से बोलते हैं टेस्टिंग वर्ड्स से जो हमने टेस्ट करके बताया वो टेस्ट हो गया। तो ये केमिकल टेस्ट और ये टेस्टिंग सॉल्यूशन, या आप बोल सकते हैं फिजिकली टेस्ट कैसा आता है इसका। दूसरी चीज, हमने ये लिटमस पेपर को देखा तो है, लेकिन लिटमस पेपर निकल के कहां से आया? देखो लिटमस पेपर के लिए बता देते हैं, लिटमस एक पर्पल कलर का सॉल्यूशन है, पर्पल कलर का सॉल्यूशन है जिसे ऑब्टेन करा जाता है कहां से? लाइकेन से। लाइकेन बेटा होता क्या है? लाइकेन होता है हमारे जितने भी फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, जितने भी जहां पे वेजिटेशन स्टार्ट होता है, ग्रास की भी सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म काई जिसे बोलते हैं, एल्गी जिसे बोलते हैं, उसकी भी फर्स्ट फॉर्म चट्टानों के ऊपर छोटे छोटे हरी घास उगने लगती है, एक लेयर उगने लगती है, उसे बोलते हैं हम लाइकेन। तो लाइकेन अगर देखा जाए तो प्लांट की एक फैमिली से जनरेट करता है जिसका नाम है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा। अब जो हमने बात करी है कि लिटमस सॉल्यूशन को तैयार करा जाता है, एक्सट्रैक्ट करा जाता है कहां से? लाइकेन से तैयार करा जाता है, और ये पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है। यहां से हमारा पेपर बनाया जाता है लिटमस पेपर टेस्ट, जो केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज करा जाता है, लैब में यूज करा जाता है। कैसे? अगर वो लिटमस पेपर ब्लू है, वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? हमारा रेड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसका मतलब वो एसिड है। अगर लिटमस पेपर, रेड लिटमस पेपर किस में कन्वर्ट हो रहा है? ब्लू में। इट मींस वो सॉल्यूशन कैसा है? बिटर इन टेस्ट और बेस है। अब इसको देखा जाए तो हम ऐसे जर्नल टेस्ट जिसमें हम एसिड और बेस की बात करें, तो हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स भी होते हैं जो कि हमें ये सजेस्ट करते हैं कि वो सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। तो नेचुरल इंडिकेटर की बात करें तो नेचुरल इंडिकेटर में हम लोग घर में, सबके घरों में यूज लेते हैं नेचुरल इंडिकेटर। सबसे जर्नल नेचुरल इंडिकेटर है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, वो है टर्मरिक, हल्दी। हल्दी हमारा क्या है? एक नेचुरल इंडिकेटर है जो हमें बताता है सॉल्यूशन एसिडिक है, बेस है, टर्मरिक। और एक और नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो हमें यह बताता है कि हमारा इन्वायरमेंट भी कैसा है, और इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वो अपना कलर चेंज कर देता है, जिसे बोलते हैं हम कैबेज। तो टर्मरिक और कैबेज हमारे क्या है? नेचुरल इंडिकेटर है। बेटा तुम लोगों को एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी की हर एक लाइन एक क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करती है। ये सारे क्वेश्चंस फॉर्म में पूछे जा चुके हैं एमसीक्यू में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, और तुम्हारे 80 के पेपर में से 20 मार्क्स किसके आते हैं? एमसीक्यू में ही आते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ही आते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर की बात करी जाए तो एक टर्मरिक और कैबेज नेचुरल इंडिकेटर है। इसी तरह से हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर की अगर हम बात करें तो दो हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर भी हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं, मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज और फिनोप्थिलीन, फिनोप्थिलीन। ये दो डाई हैं जो कि यूज करी जाती है एसिड बेस टाइट्रेशन में भी। ये नेचुरल इंडिकेटर नहीं के बाद सिंथेटिक इंडिकेटर में ये दो डाई यूज होती हैं। तुम्हारी बुक में एक स्पेशल लाइन और दी गई है कि हम कुछ नेचुरल प्लांट हैं जिनसे हम लोग नेचुरल डाइज भी बनाते हैं और नेचुरल इंडिकेटर का भी काम करते हैं। तुम्हारी बुक में ये कुछ प्लांट्स के नाम दिए हुए हैं, ये तुम लोगों को याद होने चाहिए। एक नाम है हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया। दूसरा नाम है पिट्यूनिया, पिट्यूनिया। ये प्लांट ऐसे हैं जो कि किसकी तरह भी बिहेव करते हैं, हमारे नेचुरल इंडिकेटर बनाने के काम आते हैं, नेचुरल इंडिकेटर बनाने के काम आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, किस तरह से हम लोग फिजिकली और केमिकली चेक कर सकते हैं कि हमारा एसिड बेस किस तरह से डिफरेंशिएट हो सकता है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए टेस्ट में देखें तो एसिड सोर इन टेस्ट and base is bitter in taste. With the use of litmus paper, we check the whether solution is acidic or basic. If it is acidic, then blue litmus is converted into red. If it is base, then litmus paper red converted into blue. Litmus is extracted from the lichen in the form of purple color solution.
We differentiate our indicator in two form. First one is natural indicator such as turmeric and cabbage, and the second one is synthetic indicator methyl orange and phenolphthalein. Other than that, there are two natural indicator plants extract mentioned in your book, that is hydrogenia and petunia. अब हम सेकंड पोर्शन में देखेंगे इस चैप्टर के दो रिएक्शंस मेन है जिनको आज डिस्कस कर लेते हैं। उनके अंदर अगर हम देखेंगे तो किस तरह से हमारा मेटल रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, किस तरह से हमारा बेस रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो अब जो टॉपिक है हम देखेंगे हाउ टू एसिड रिएक्ट विद मेटल एंड हाउ टू बेस रिएक्ट विद मेटल। तो छोटा सा टॉपिक है हाउ टू मेटल रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बस एक रिएक्शन और उसके एग्जांपल से इसे देख लेते हैं। जब हम किसी भी मेटल की रिएक्शन कराते हैं किसी भी एसिड के साथ, तो एसिड रिएक्ट विद मेटल, इट गिव्स अस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। तो एसिड की अगर हम बात करेंगे तो हम जनरल एग्जांपल ले लेते हैं एसिड सल्फ्यूरिक एसिड, और बहुत से एसिड्स होंगे जिनके तुम्हें नाम बताऊंगा। स्ट्रॉन्ग एसिड जैसे सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, इसे बोलते हैं हम लोग नाइट्रिक एसिड, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, ये भी एसिड है। HClO4 हाइपोक्लोरस एसिड। तो ये हमारे अगर डिफरेंशिएशन में देखें इतनी तरह की एसिड्स होती हैं। ये ऑलमोस्ट सारी की सारी हैं। पीएच में देखेंगे हम किन्हें स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं किन्हें वीक एसिड बोलते हैं। तो देखो जब एसिड रिएक्ट करता है किसी भी मेटल से तो वो हमें क्या प्रोवाइड करता है, एक सॉल्ट सच एज जिंक सल्फेट, और रिलीज करता है एक गैस हाइड्रोजन गैस। बच्चों इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और है जो फर्स्ट चैप्टर को भी इंक्लूड करती है, किस तरह से हम रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे और उसे बैलेंस करेंगे। देखो वही सेम रिएक्शंस हैं, उधर हमने बैलेंस करना सीखा था, इसमें यह सीखना है कि जब भी मेटल रिएक्ट करेगा एसिड से तो बाई प्रोडक्ट में क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। एक पार्ट ये है। दूसरा पार्ट ये है जब बेस रिएक्ट करता है मेटल के साथ तब भी हमारा क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। अगर हम लोग एग्जांपल देखेंगे, बेस हमने ले लिया मान लो NaOH, मेटल हमने मान लो बेस हमने लिया है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और मेटल अगर देखेंगे तो हमने ले लिया वही दोबारा जिंक। किस तरह से जिंक मेटल बेस के साथ रिएक्ट कराता है, तो ये बनाता है सोडियम Na2ZnO2, जिसे हम क्या भी बोलते हैं, सोडियम जिंकेट भी बोलते हैं, सोडियम जिंकेट। और साथ में ये कौन सी गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस ही रिलीज करता है। अब देखो बच्चों इसमें दो मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है, हमें रिएक्शन बैलेंस जरूर करनी है। रिएक्शन बैलेंस नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। ये रिएक्शन देखो हाइड्रोजन जिंक सल्फेट, ये रिएक्शन हमारी बैलेंस है। विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट चैप्टर यू हैव टू बी बैलेंस दिस रिएक्शन ऑल्सो। ये आप लोग एक बार ट्राई जरूर करना कि किस तरह से इसे बैलेंस करा जाएगा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे ही दो तीन रिएक्शंस और हैं कि किस तरह से रिएक्ट करता है हमारा मेटल विद कार्बोनेट बाइकार्बोनेट। तो बेटा यहां पर हम पार्ट 1 इस चैप्टर का खत्म करते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे किस तरह से हमारे मेटल और बेस रिएक्ट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनेट बाइकार्बोनेट, किस तरह से हम लोग पीएच स्केल पढ़ेंगे,
किस तरह से इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स जो आगे मेंशन है आपके चैप्टर में इन द फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसे वॉशिंग सोडा भी बोल देंगे, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, प्लास्टर ऑफ पेरिस, किस तरह से हम इनको यूज करते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। लास्ट में बेटा फिर मैं यही बोलूंगा, ये आप लोगों का क्रूशियल टाइम चल रहा है, अपनी तरफ से मैक्सिमम जितना जोर लगा सकते हो तैयारी करने का वो लगा दो, ताकि आप लोगों को कल को ये मलाल ना हो कि हमारे पास टाइम रहता था और उसके बाद भी हमने प्रिपरेशन नहीं करी। तो चलो, ऑल दी बेस्ट फॉर योर बोर्ड पेपर और तैयारी। हाउ डू मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड? किस तरह से ये एसिड से रिएक्ट करते हैं? रिएक्ट विद एसिड। बहुत ही इजी वे में लेंगे इसे। जब भी मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट होगा हमारे एसिड के साथ, तब हमारा क्या बनेगा? सॉल्ट बनेगा प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ये चीज रिलीज होंगी। पहले भी हमने पढ़ा था कि अगर एसिड रिएक्ट करता है, किसी मेटल के साथ रिएक्ट करता है, तो हमारा क्या बनता है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या रिलीज होगी? वाटर रिलीज होगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी और मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? सॉल्ट। एग्जाम्पल के लिए लें तो सोडियम कार्बोनेट की रिएक्शन अगर हम कराएंगे, एसिड के साथ ले लेते हैं, HCl के साथ हमने रिएक्ट कराया, तो हमारा सॉल्ट बनेगा क्या? NaCl प्लस वाटर प्लस CO2। अगर हम देख रहे हैं तो इसमें हम क्या ले रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl ले रहे हैं इसको बैलेंस करने के लिए। क्लोरीन भी हमारे कितने हैं? 2। तो हम इसे बैलेंस करने के लिए क्या ले रहे हैं? ये ले रहे हैं। रिएक्शन हम लोगों ने लिख दिया कि मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो हमारा सॉल्ट बनेगा वाटर प्लस एसिड। ये मेन रिएक्शन होगी। इसी के साथ अगर हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट काम में लेते हैं, एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो भी हमारा मेन प्रोडक्ट क्या बनेगा? NaCl बनेगा, वाटर बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखिए आप लोग, देखिए रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। रिएक्शन बैलेंस देखने के लिए सबसे पहले वही हमारा मेन मेथड, मेटल को चेक करोगे, उसके बाद नॉन मेटल को देखोगे, उसके बाद ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। मेटल 2 है हमारे पास, इधर भी मेटल 2 है, इसका मतलब बैलेंस हो गया। नॉन मेटल देखोगे तो क्या है? कार्बन, कार्बन इधर 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर देखो 3 है हमारे पास, 3 ऑक्सीजन है, इधर कितने ऑक्सीजन है? 1 और 2, 3 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन की बात करेंगे, लास्ट में हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है। इसके मतलब फर्स्ट रिएक्शन भी बैलेंस है, ऑलमोस्ट सेकंड रिएक्शन भी हमारी बैलेंस है। तो ये मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन है, ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तुम्हारे बोर्ड के पेपर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आया था इन्हीं से रिलेटेड। उस क्वेश्चन को भी अगर हम डिस्कस करें तो इसका क्वेश्चन आया था, जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन CO2 के साथ करते हैं तो हमारा एक प्रोडक्ट बनता है जिसे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में क्या रिलीज होता है? वाटर रिलीज होता है। साथ में रिलीज होने वाला क्या होता है? वाटर रिलीज होता है। अगर मैं बात करूं, ये कैल्शियम कार्बोनेट जिसे हम क्या भी बोल देते हैं? मार्बल बोल देते हैं। और ये एक कंपाउंड बनता है जो कि इनसॉल्युबल रहता है, किसके अंदर? वाटर के अंदर। इनसॉल्युबल रहता है वाटर के अंदर। अगर इसी की रिएक्शन एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो एक मेन प्रोडक्ट बनता है जिसे हम बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और साथ में कौन सी गैस रिलीज होती है? अगर इसके साथ बात करें, एक्सेस ऑफ CO2 हम रिलीज कर देते हैं। ये कंपाउंड होगा जो कि सॉल्युबल रहेगा किसके अंदर? वाटर के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। बोर्ड के अंदर एज इट इज आई थी कि अगर हम कैल्शियम
हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन CO2 से कराएं तो कौन सा मेन प्रोडक्ट बनेगा, ए करके पूछा हुआ था। तो ए का आंसर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। और फिर इसी सेम प्रोडक्ट की ये प्रोडक्ट कौन सा होगा जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है, तो कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे हम क्या भी बोलते हैं, मार्बल। इसी की रिएक्शन एक्सेस ऑफ CO2 से कराएंगे तो कौन सा मेन प्रोडक्ट बी बनेगा, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। और इसकी प्रॉपर्टी भी बताई थी कि ये कैसे रहेगा, सॉल्युबल इन वाटर। तो ये सॉल्युबल इन वाटर एक कंपाउंड है, कौन सा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये हमारी मेन रिएक्शंस है जो इसके ऊपर है। ये दो मेन एग्जांपल है, ये बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है। इसको एक बार अच्छे से देख लो, फिर हम आगे बढ़ेंगे इसको रब करते हुए। अब हमने ये भी पढ़ लिया कि मेटल एसिड से कैसे रिएक्ट करता है, बेस मेटल से कैसे रिएक्ट करता है, या बेस एसिड से कैसे रिएक्ट करता है, वो भी देख लिया। मेटल कार्बोनेट कैसे एसिड से रिएक्ट करता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से कैसे रिएक्ट करता है। अब हम देखेंगे एसिड बेस रिएक्शन, एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। एसिड और बेस, जब जब आपस में एसिड और बेस मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, एक सॉल्ट बनाते हैं, साथ में वाटर रिलीज करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कोई सी भी एसिड आपस में रिएक्ट करे तो एसिड आपस में रिएक्ट करेगी किसी भी बेस के साथ, तो क्या रिलीज करेगी, सॉल्ट प्लस वाटर। एग्जांपल ले लेते हैं, हमने एग्जांपल ले लिया HCl, साथ में बेस ले लिया हमने NaOH। HCl जब NaOH के साथ रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट बनेगा जिसे हम बोल देते हैं NaCl प्लस वाटर। ये मेन रिएक्शन है कि जब जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो हमेशा क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसी के साथ अगर एक दूसरी रिएक्शन देखेंगे तो हमने देखना है जब जब रिएक्शन में एसिड रिएक्ट करेगा वाटर से तो क्या बनेगा, बेस अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। किस तरह से हमें पता लगेगा कोई भी रिएक्शन में जो हमारा सॉल्ट है वो एसिड है या बेस है, कैसे पता लगेगा। तो देखो सिंपल सी चीज है, अगर वाटर हमारा रिएक्ट कर रहा है एसिड के साथ तो ये किस में कन्वर्ट होता है, ये H3O आयन बनाता है प्लस क्लोरीन माइनस। और अगर मैं जर्नल बात करूं, ये वाटर H3O आयन किस तरह से ब्रेक होता है, H2O प्लस H प्लस आयन। यानी कोई भी एसिड अगर हमें H प्लस प्रोवाइड करता है तो ये कैसा रिएक्शन में देगा, एसिडिक इन नेचर, एसिडिक इन नेचर। और अगर मैं जनरल बात करूं, कोई भी मेटल है, मेटल हाइड्रोक्साइड है, कोई भी ऐसा हमारे पास हाइड्रोक्साइड है NaOH, ये अगर हमें रिएक्शन के अंदर क्या प्रोवाइड करता है, OH माइनस प्रोवाइड करता है, तो इसका मतलब ये हमारे लिए क्या है, बेस। तो सिंपल सा रीजन है, हमें बेस का पता लग गया, हमें एसिड का पता लग गया। अगर कोई रिएक्शन में H प्लस प्रोवाइड करता है तो वो एसिडिक इन नेचर है, अगर कोई रिएक्शन में OH माइनस प्रोवाइड करता है तो बेसिक इन नेचर है। दूसरा एग्जांपल भी देख सकते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड Mg+2 में कन्वर्ट होगा और कितने आयन देगा हमें, 2 आयन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो ये भी हमारे लिए क्या है, बेस है। इसी तरह कोई दूसरा एसिड लें, दूसरा एसिड लेंगे तो देखो H2SO4, H2SO4 सॉल्यूशन में हमें क्या देता है, 2H प्लस आयन देता है और साथ में सल्फेट फॉर्म में इसे निकाल देता है। तो यानी अगर सॉल्यूशन में हमें इसने क्या प्रोवाइड करा है, H प्लस प्रोवाइड करा है, तो ये कैसा है, एसिडिक इन नेचर है। अगर सॉल्यूशन में हमें OH माइनस प्रोवाइड करता है तो कैसा है, बेसिक इन नेचर है। जनरल अगर बात करें तो ये एसिड बेस नेचर हमारा क्या हो गया, ये भी कंप्लीट हो गया। अब वो स्केल जिसकी हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट स्केल है, जिसे हम क्या भी बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं, या हम डायरेक्ट बोल सकते हैं, जो हमें ये बताता है कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है। हमने रिएक्शन में पढ़ लिया कि हमारा सॉल्यूशन एसिडिक या बेसिक होता है। तो ऐसा कौन सा स्केल है जिसके बेसिस पे हम किसी भी सॉल्यूशन को एसिड और बेस बताते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि लिटमस पेपर टेस्ट से हमें पता लगता है। पीएच स्केल, P स्टैंड फॉर पोटेंस, पोटेंस।
ये हमें बताता है कि हमारा सॉल्यूशन एसिड है या बेस है। ये स्केल 0 से लेके 14 तक का होता है और ये हमें एसिडिक और बेसिक नेचर के बारे में बताता है। इसे मैं डायरेक्ट बोल सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन रिप्रेजेंट बाय pH स्केल, यानी H+ आयन की कंसंट्रेशन को, उसकी वैल्यू को, उसकी अमाउंट को हमें कौन बताता है? pH स्केल। अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन, अगर देखो हम बात करें धीरे धीरे देखें, H+ आयन की अगर कंसंट्रेशन है, धीरे धीरे अगर H+ आयन की कंसंट्रेशन, अगर हम इधर से, ये राइट है हमारे लिए, ये लेफ्ट है, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे तो H+ की आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। और अगर लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? OH- आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। किसी एक को ले, यानी हम 14 से 0 की तरफ आएंगे तो H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो सॉल्यूशन कैसा होगा? एसिडिक। और हम राइट की तरफ जाएंगे तो सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा। सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक होगा। हमारी बॉडी के जितने भी सप्लीमेंट्स हैं, यानी अगर बात करें तो हमारी बॉडी लगभग किस में काम करती है? हमारी बॉडी बेस्ट फंक्शन करती है 7 to 7.8 के अंदर। हमारी बॉडी के ज्यादातर रिएक्शंस किस में होती हैं? 7 to 7.8 के अंदर होती हैं। अगर मैं जनरल बात करूं हमारी बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर बात करें तो हमारी बॉडी के स्टमक वाले पार्ट में, स्टमक वाले पार्ट में HCl रिलीज होता है। तो हमारा इस बॉडी का स्टमक में कैसा रीजन होता है? HCl होता है, तो इसलिए एसिडिक रीजन। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है कि हमारी बॉडी में अगर हम खाना खा रहे, कोई भी जंक प्रेजेंट है तो ये एसिडिक नेचर क्या करता है? उसे डिटोनेट कर देता है या उसे मार देता है। धीरे धीरे हम हमारे क्या बोलते हैं इंटेस्टाइन की तरफ बढ़ता है तो हमारे बॉडी का नेचर कैसा हो जाता है? बेसिक, जो कि डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक इंपॉर्टेंट और चीज, अगर हम जनरल pH स्केल की बात करते हैं तो देखो जितने भी हमारे सिट्रिक फ्रूट रहते हैं, सिट्रिक फ्रूट रहेगा, सिट्रिक नेचर का रहेगा, वो लगभग pH स्केल 2 के आसपास रहेगा। अगर हम बात करें हमारा ब्लड हो गया, हमारा वाटर हो गया, उसका pH लगभग लगभग किसके बीच में रहता है? लगभग 7.4 के आसपास होता है। अगर मैं रीजन बात करूं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है, एक बेसिक होता है जो कि हम एसिडिटी के टाइम पे लेते हैं, जिसे सॉल्यूशन भी बोला जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। इसका pH स्केल लगभग कितना रहता है? 10 के आसपास रहता है। और NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका pH स्केल कितना होता है? 14 होता है। और मैं HCl की बात करूं, प्योर HCl की बात करें तो इसका स्केल की कितना रहता है? लगभग 0 के आसपास ही रह गया, क्योंकि हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है HCl। तो ये हम अगर हमारी बॉडी के जितने भी चीजें होती हैं उनको डिवाइड करते हैं उनके अकॉर्डिंग। हमारी बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल भी लिए हूं। हमारी बॉडी में एसिडिटी ज्यादा होती है तो हम क्या लेते हैं? वीक बेस लेते हैं, जैसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसे क्या भी बोला जाता है? एंट एसिड भी बोला जाता है। एंट एसिड जो अच्छा सा एग्जांपल आता है, इनोन एसिडिटी गॉन, तो वो मेन कंसिस्टेंट क्या रहता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा एग्जांपल ये अच्छा बताया गया है तुम्हारी बुक के अंदर, जब हमारे किसी भी रीजन के अंदर पानी में एसिडिक वैल्यू ज्यादा हो जाती है या एसिडिक नेचर उसका ज्यादा बढ़ जाता है तो हमारे टूथ के ऊपर की एक लेयर रहती है जिसे बोलते हैं एनिमल लेयर, वो घिसने लग जाती है। इसलिए हम लोग क्या काम में लेते हैं? टूथपेस्ट काम में लेते हैं। टूथपेस्ट का रीजन क्या है? बेसिक नेचर होता है। और हम काम में ले रहे हैं जो वाटर है वो एसिडिक नेचर है, वो उसे मेंटेन करने का काम करता है टूथपेस्ट, जिसकी वजह से हमारा pH मेंटेन रहता है और हमारे टूथ डिके होने से बचता है। और देखो जर्नल एग्जांपल की बात करें, तुम्हारी बुक में दिया हुआ है, हमें कोई भी रेड आंट, लाल चींटी अगर काट लेती है, हमारी बॉडी में एक एसिड इंजेक्ट कर देती है जिसे बोलते हैं मिथेनोइक एसिड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है, किस सब्सटेंस के अंदर किसकी वजह से कौन सा एसिड? तुम्हारी बुक के अंदर एक टेबल दी हुई है, बहुत अच्छी टेबल है एनसीईआरटी के अंदर। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या मेंटेन करता है हमारे बॉडी का? एंट एसिड होता है और ये एसिडिटी को मेंटेन करता है।
कोई भी रेड आंट हमें काटती है तो हमारी बॉडी में कौन सा एसिड इंजेक्ट करती है? मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट करती है। एक तुम्हारी बुक में एक प्लांट का भी एग्जांपल है जिसे बोलते हैं नेटल प्लांट। वो अगर हमारी बॉडी से टच हो जाता है तो हमारी बॉडी में खुजली चालू हो जाती है। वो हमारी बॉडी में कौन सा एसिड इंजेक्ट कर देता है? मिथेनोइक एसिड इंजेक्ट कर देता है। एक और एग्जांपल है तुम्हारी बुक के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, हमारे बॉडी में जितने भी एसिड्स का काम करते हैं, एसिड की बात करते हैं, टोमेटो के अंदर कौन सा एसिड मिलता है? ऑक्जेलिक एसिड मिलता है। टेमेरिंड के अंदर कौन सा एसिड मिलता है? टार्टरिक एसिड मिलता है। हमारे मिल्क के अंदर कौन सा एसिड मिलता है? लैक्टिक एसिड मिलता है। तो ये नॉर्मल एग्जांपल है, कभी कभी इनके क्वेश्चन एमसीक्यू में डायरेक्टली आ जाते हैं, तो याद रहेगा ये सब कुछ। पीएच स्केल के अकॉर्डिंग अगर मैं यही सारी चीजें बताई तो ये स्केल हमें याद रखना है, 0 से 14 तक का होता है। 14 की तरफ जाएंगे यानी राइट की तरफ जाएंगे तो पीएच स्केल बढ़ेगा और एसिडिटी कम होगी यानी बेसिसिटी बढ़ रही है। 0 की तरफ आएंगे तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, एसिडिटी बढ़ेगी, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन बढ़ेगा। तो ये था हमारा पीएच स्केल। पीएच स्केल के बाद जर्नल हम पढ़ेंगे क्या? सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे और मेन जो क्वेश्चंस आते हैं वो तुम्हें देखेंगे। अभी जो तुम लोगों को जल्दी मैंने बोल के बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसलिए बता देता हूं। एंड रेड आंट की बात करिए और एक प्लांट होता है जिसे बोलते हैं नेटल रिंग प्लांट। ये दोनों कौन सी एसिड रिलीज करते हैं? मिथेनोइक एसिड। फॉर्मूला भी अगर देखोगे मिथेनोइक का एसिड का HCOOH। हमारे अंदर टोमेटो के अंदर बात करें तो कौन सी एसिड होती है? ऑक्जेलिक एसिड। मिल्क के अंदर बात करें तो कौन सी एसिड होगी? लैक्टिक एसिड। एप्पल के अंदर होती है पामेटिक एसिड। और जितने भी सिट्रिक एसिड फ्रूट रहते हैं, सिट्रस फ्रूट रहते हैं, उनके अंदर कौन सी रहती है? उनके अंदर रहती है सिट्रिक एसिड। तो अभी हमने ये जितनी भी चीजें पढ़ी, कुछ रिएक्शंस पढ़ी, पीएच स्केल पढ़ा, उसमें ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारे चैप्टर का दूसरा पार्ट था। अब हमारे चैप्टर का तीसरा पार्ट आएगा। पहले हमने पढ़ी रिएक्शंस वाला पार्ट, फिर हमने रिएक्शंस के बाद स्केल वाला पार्ट पढ़ा कि किससे उसे मेजर करा जाता है। लास्ट में कुछ मेन सॉल्ट आएंगे जिनके बारे में हम पढ़ेंगे, जिसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा, वॉशिंग सोडा होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बाद वॉशिंग सोडा, और जनरली बात करेंगे वॉशिंग सोडा के साथ जितने सोडियम कार्बोनेट वगैरह हैं किस तरह से बनते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा किस तरह से बनता है, उनकी प्रिपरेशंस कैसी होती है और उनके यूज कैसे होते हैं। तो होप सो आप लोगों को ये पार्ट भी पसंद आएगा। इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। वेलकम स्टूडेंट, आप लोगों का फिर स्वागत है रियल कंसेप्ट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोगों का सेकंड चैप्टर का पार्ट 3 जो कि लास्ट पोर्शन है इस चैप्टर का, उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे और जब कंप्लीट हो जाएगा उसके एंड में आप लोगों को 1-2 इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप लोगों को डिलीवर करेंगे। तो जल्दी से पहले ये पोर्शन कंप्लीट कर लेते हैं। अभी तक हमने पूरे चैप्टर में डिस्कस कर लिया कि किस तरह से एसिड्स और बेस रिएक्ट करते हैं विद द मेटल, किस तरह से वो सॉल्ट बनाते हैं, किस तरह से हमारा पीएच स्केल मैटर करता है, कैसे मेजरमेंट होती है उसकी, कौन कौन से हमारे नेचुरल इंडिकेटर है, कौन कौन से हमारे सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। ये सारी चीजें अब हमने कवर कर ली हैं इस सेकंड चैप्टर में। तो आज लास्ट पोर्शन में जो हमने एसिड और बेस पढ़ा है वो सब मिलके कौन से इंपॉर्टेंट सॉल्ट बनाते हैं जिन्हें हम बेसिकली बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। और सेकंड चैप्टर के सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पोर्शन में से ही आते हैं, क्योंकि जो सॉल्ट बनते हैं उनका कुछ पर्टिकुलर यूज होता है हमारे डे टू डे लाइफ में, उनका कुछ हमारे केमिकल प्रोसेस में यूज होता है। तो यही सारे इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं जो हमारे फिजिकल वर्ल्ड में यूज होते हैं इन कॉमन सॉल्ट्स के। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है क्लोरल अल्कली प्रोसेस। क्लोरल अल्कली प्रोसेस में हम बोलते हैं किस तरह से हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होता है। ये अगर देखा जाए तो एक क्लोरल अल्कली प्रोसेस कैसा है, एक इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस है। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस या इलेक्ट्रोलिटिकल मेथड, इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस। इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस में ये होता है कि ये किसका टाइप है, ये एक रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप है जिसमें
ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली एक साथ होता है। बेसिकली इसका मेन रिएक्टेंट पार्ट हमारा कौन सा सॉल्ट है? सोडियम क्लोराइड। जब सोडियम क्लोराइड को इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्ट करा जाता है तब हमारा एक मेन हाइड्रोक्साइड बनता है जिसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन ये आता है कौन कौन सी गैसेस इस प्रोसेस में फॉर्म होती हैं? तो आंसर क्या है? एक क्लोरीन गैस फॉर्म होती है, एक हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है। दूसरा क्वेश्चन इस प्रोसेस में क्या आता है कि क्लोरीन गैस इलेक्ट्रोलिटिक प्रोसेस के कौन से पोर्शन पे बनती है? एनोड प्रोसेस पे बनती है। दूसरी हाइड्रोजन गैस कौन से प्रोसेस पे बनती है? कैथोड प्रोसेस पे बनती है। तो अगर बात करेंगे हम लोग कि एनोड और कैथोड किस पोर्शन में हमारा बनता है, तो क्लोरीन गैस बनती है एनोड प्रोसेस पे, हाइड्रोजन गैस बनती है कैथोड प्रोसेस पे। पहला इंपॉर्टेंट प्रोसेस हमारा कॉमन सॉल्ट प्रिपरेशन का कंप्लीट हो जाता है जिसे क्लोरल अल्कली प्रोसेस बताते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम भी बनता है जिसे हम ले सकते हैं। इस तरह का डायग्राम बनता है इसका, जिसमें कैथोड और एनोड दो प्रोसेस होते हैं। अगर इसे हम मान ले एनोड है और ये हमारा है कैथोड, एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हमेशा होता है रिडक्शन। पूछा जाए एनोड पे कौन सी गैस बनती है? एनोड पे क्लोरीन गैस बनती है। और कैथोड पे कौन सी गैस बनती है? कैथोड पे हाइड्रोजन गैस की प्रिपरेशन होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोसेस, दूसरा कॉमन सॉल्ट कौन सा है? ब्लीचिंग पाउडर। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ब्लीचिंग पाउडर। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है? ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या है? तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है CaOCl2। CaOCl2 कब बनेगा? जब हमारा मेन रिएक्टेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन विद द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन गैस होगी तब हमारा मेन प्रोडक्ट बनता है जिसे बोलते हैं CaOCl2। बेसिकली अगर मैं बात करूं CaOCl2 में मेन कंटेंट हमारा क्लोरीन का है। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन होती है क्लोरीन की तब हमारा ब्लीचिंग पाउडर बनता है। ब्लीचिंग पाउडर के देखो सबसे पहले मेन सॉल्ट का फॉर्मूला आना चाहिए, प्रिपरेशन मेथड आना चाहिए और ब्लीचिंग पाउडर के क्या क्या यूजेस होते हैं। सबसे पहला ब्लीचिंग पाउडर का जो मेन प्रोसेस का यूज होता है वो लॉन्ड्री प्रोसेस में होते हैं। जितनी भी होटल इंडस्ट्रीज हैं, जितनी भी हमारी लॉन्ड्री इंडस्ट्रीज है वहां पे मेन कंटेंट ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। दूसरा, इसे वाटर की हार्डनेस को कम करने के लिए काम में लिया जाता है, यानी वाटर में जर्म्स मारने के लिए भी किसे काम में लिया जाता है? ब्लीचिंग पाउडर में, या वाटर हार्डनेस को कम करने के लिए काम में लिया जाता है। इसी के बाद मेन थर्ड कॉमन सॉल्ट आता है जिसे बोलते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा नाम से पता लग गया हमारे किचन का मेन इंग्रेडिएंट कौन सा है? बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा का मेन फॉर्मूला क्या होता है? सोडियम बाय कार्बोनेट, NaHCO3। NaHCO3 की प्रिपरेशन के लिए मेन रिएक्टेंट क्या है हमारे पास? सोडियम क्लोराइड, अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। अगर मेन कंटेंट देखें तो सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया के साथ, तो हमारा मेन इंग्रेडिएंट क्या बनता है? बेकिंग सोडा। साथ में एक और प्रोडक्ट बनता है जिसे बोलते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो बेकिंग सोडा का यूज कहां होता है? बेकिंग सोडा का यूज अगर मैं बोलूं तो बेकिंग सोडा का सबसे इंपॉर्टेंट यूज होता है हमारा बेकिंग इंडस्ट्रीज में। जितनी ब्रेड मेकिंग या नॉर्मली हमारे जितने भी ब्रेकफास्ट मेकिंग प्रोडक्ट होते हैं बेकिंग के से रिलेटेड, जिसमें ब्रेड हो गया, पफ हो गया, बन हो गया, वो सारे के सारों में क्या यूज होता है? हमारा बेकिंग सोडा यूज होता है। दूसरा, इसे किसकी तरह यूज करा जाता है? सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी यूज करा जाता है, यानी आग बुझाने के अंदर जो मेन कंटेंट अंदर डलता है व्हाइट पाउडर फॉर्म में, उसे भी बोलते हैं बेकिंग सोडा डलता है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं? ये एक हमारा सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर का काम करता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो हम आगे भी काम में लें, अगर बेकिंग सोडा को हम रिएक्ट कराएं और बेकिंग सोडा का ही हम रिएक्शन अगर देखें तो बेकिंग सोडा से ही हमारा क्या भी बनता है? सोडियम कार्बोनेट बनता है और इसमें से वाटर और CO2 रिलीज हो सकती है। यानी इस रिएक्शन को कंटिन्यू मैं बनाऊं तो हम NaCl से जब वाटर और CO2 मिला के रिएक्ट कराएंगे अमोनिया से तो हमारा बेकिंग सोडा बनेगा। और यही बेकिंग सोडा को अगर इंग्रेडिएंट में तोड़े तो इसी में ही बेसिकली सोडियम कार्बोनेट भी बनता है और वाटर और CO2 अलग अलग भी होते हैं। बेसिकली अगर मैं बात करें तो सोडियम कार्बोनेट को भी अगर हम देखें कि बेकिंग इंडस्ट्रीज में हम बेकिंग सोडा को कहां का काम में लेंगे? एडिबल एसिड की तरह भी काम में लेते हैं, इसे टार्ट्रिक एसिड में भी काम में लेते हैं। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेडियंट जो अभी हमने बनाया था सोडियम कार्बोनेट,
इसी के अंदर अगर हम 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के ऐड कर दें तो यही सोडियम कार्बोनेट क्या कहलाएगा? वॉशिंग सोडा। इस वॉशिंग सोडा को काम में लिया जाता है किस इंडस्ट्रीज में? ग्लास, सोप, पेपर इंडस्ट्रीज में काम में लिया जाता है, और हमारा क्लींजिंग एजेंट भी होता है और बोरेक्स की प्रिपरेशन में भी काम में लिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जितने भी कॉमन सॉल्ट के नाम बताया, डायरेक्ट फॉर्मूले, उनके प्रिपरेशन मेथड और उनके यूजेस आप लोगों को पता होना चाहिए। हर साल कोई ना कोई एक आता ही है, या तो बेकिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट या वॉशिंग सोडा, या फिर हम बोल सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर या प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो लास्ट इंग्रेडिएंट कॉमन मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे बोला भी जाता है पीओपी। हमारी घर को की छतों पे जो डिजाइन बनाए जाते हैं, टॉयज बनाए जाते हैं, या बोलते हैं जितने भी छत सीलिंग पे इंग्रेडिएंट्स बनाए जाते हैं, किसकी हेल्प से बनाए जाते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका मेन फॉर्मूला होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का CaSO4 इसको कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी बोल देते हैं। हेमीहाइड्रेट का मतलब होता है हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जब इस हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट की रिएक्शन वाटर के 1.5 मॉलिक्यूल से होती है, तब हमारा मेन इंग्रेडिएंट भी बनता है, जिसे बोलते हैं जिप्सम। और ये मेन इंग्रेडिएंट प्रोडक्ट होता है सीमेंट इंडस्ट्री के लिए। कहां कहां यूज होता है? ये टॉयज को बनाने के लिए यूज होता है, मटेरियल्स के लिए यूज होता है, जो कि डेकोरेशन में काम में आते हैं। तो जितने भी हमने कॉमन सॉल्ट्स पढ़े, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन सॉल्ट्स के बाद तुम्हें एसिड और बेस को एक तरीके से ऐसे भी याद रख सकते हो, जो हमारे HCl को अगर हम वाटर में ऐड करेंगे, अगर वो हमें H+ दे रहा है, तो ये हमारे लिए क्या है? एसिड है। और अगर हम बेस को ऐड करते हैं किसी भी मेटल के साथ, जो हमें वाटर में क्या देता है? जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, अगर हम वाटर के साथ इसे ऐड करें तो ये हमें सॉल्यूशन में क्या प्रोवाइड करेगा? OH-। तो सिंपल सी थ्योरी है, व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट विद वाटर, इट इज गिव H+ solution or H+ ingredient in water, then it is called as acid. If it is give OH- ion in solution, then it is called as base. तो यहाँ पे हम लोगों का ये चैप्टर है कॉमन सॉल्ट और इसके मेन इंग्रेडिएंट, ये सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। और तुम लोगों का अगर देखा जाए, अभी तक हमने 2 चैप्टर इसमें क्लियर कर लिए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं सारे के सारे। इन 2 चैप्टर को आप विद इन हाफ एन आवर दोनों को रिवाइज कर सकते हो। ऐसे ही हमारे साथ और भी वीडियो रिलीज कर रहे हैं, बाकी टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग भी उतनी ही मेहनत करो, क्योंकि लास्ट टाइम पीरियड है आप लोगों का। ये बोलते हैं ना लास्ट शॉट, या फिर हम बोल सकते हैं ये हमारा कौन सा ओवर है? ये सुपर ओवर चल रहे हैं लास्ट के। इसमें जैसा परफॉर्म करोगे तुम्हारा रिजल्ट वैसा ही आएगा। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू।